स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं और इसी में जहां जरूरत पड़ रही है वहां उसको हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं थोड़ा बहुत, है ना। अब विशेषताओं की बात करें इसमें हम, तो आपको याद होगा पहला पॉइंट कल मैंने लक्ष्य को एक्सप्लेन किया था। आंदोलन क्यों शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के मुद्दे को लेकर के आंदोलन ने स्वशासन और आत्मनिर्भरता पे पूरा फोकस हो गया उसका, ठीक, चेंज हो गया एकदम से। फिर आपने देखा होगा लक्ष्य के साथ हमने कल प्रसार की बात की थी आपसे। शहरों का आंदोलन था तो कुछ शहरों का नाम बताया, बट भारत में भी, पूरे भारत में सभी शहरी क्षेत्रों में एक जैसा इंपैक्ट नहीं था। जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग क्रिटिकली एनालिसिस भी उसका हम एग्जामिन भी करते चलेंगे, दोनों पक्ष को देखते चलते हैं हम लोग, ठीक। फिर ऐसे ही हमने कल सामाजिक आधार की बात की और बातचीत के क्रम में हमने क्या देखा कि समाज के किन किन वर्गों की भागीदारी, शहरों में मध्य वर्ग निम्न वर्ग की भागीदारी है। निम्न वर्ग की भागीदारी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है, उदाहरण माना जाता है। जब कल मैं बता रहा था आपको कि पुरोहितों ने विदेशी चीनी से प्रसाद को ग्रहण करने से मना किया, महिलाओं ने विदेशी आभूषण को पहनने से इनकार किया, मना कर दिया, और धोबी भाइयों ने विदेशी कपड़ों को धोने से इनकार कर दिया, ठीक। तो ये सब एग्जाम्पल है कि कैसे निचले स्तर पर आम लोगों की भागीदारी हो रही है। अभी इस समय क्या ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार है, ठीक। तो जो भी विदेशी कपड़ों के यहाँ पे दुकान वगैरह हैं उन सब के आगे धरना, शराब के, ज्यादातर विदेशी शराब है, शराब के दुकानों के आगे भी धरना, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कोशिश किया जाएगा इसके लिए, ठीक। जितने स्कूल कॉलेज हैं सरकारी, वहां से छात्रों के द्वारा अपना जो नामांकन वो कैंसिल कराने की घटना, स्कूल कॉलेज न जाने की घटना, बहिष्कार की घटना कि नहीं जाएंगे। तो इन सब में क्या देखेंगे, ऐसे वाले में छात्रों की सबसे ज्यादा, भाई चलो आज चलना है घेराव करने, तो सबसे पहले छात्र को उसमें मजा आता है। और इन सब जगहों पे महिलाओं की भी भागीदारी आपको दिखेगी। विकल्प की बात हो रही कि भाई स्वदेशी शिक्षा, तो उसमें भी छात्र जाएंगे। स्वदेशी उद्योग, यदि सबसे ज्यादा उद्योग में ताकत क्या है? कपड़ा उद्योग की ताकत है, हथकरघा या कपड़ा उद्योग आप कहिए उसको आप, उसमें महिलाओं की हमेशा से एक बड़ी भूमिका है उस उद्योग में, ठीक। तो ऐसे अलग अलग वर्गों की भागीदारी, मजदूरों की भागीदारी को लेकर हमने थोड़ी सी अलग से टीका टिप्पणी भी कर दी थी, ठीक। ऐसे ही मुसलमानों की भागीदारी को लेकर भी हमने थोड़ी अलग से टीका टिप्पणी कर दी थी, याद है ना सभी को। तुलनात्मक रूप से भागीदारी कम क्यों हो? वैसे सांप्रदायिकता, अलगाववाद एक टॉपिक है, और वो टॉपिक सबसे लास्ट, मतलब आजादी से ठीक पहले जब हम बात करेंगे, बीच बीच में हम ऐसे बात करते चलेंगे आपसे सांप्रदायिकता के बारे में। हम अभी क्या राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग? राष्ट्रीय आंदोलन ऐसे पढ़ेंगे हम, कालक्रम वाइज आगे चलेंगे हम। जैसे 85 से 1905 का डेवलपमेंट, 1905 से 1907 का डेवलपमेंट अब चल रहा है, फिर 7 से 15 का डेवलपमेंट, 15 से 19, 19 से 22, ठीक है। इसलिए हमने कहा राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि जो सिलेबस का अरेंजमेंट से फिर आपके थॉट्स नहीं बनेंगे, नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक। टॉपिक, चैप्टर, है ना, जैसे लास्ट जो दिया गया है गलती से उसमें चैप्टर 10 हो गया, बेसिकली चैप्टर 8 होना चाहिए, ठीक। हमें नोट्स में सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो सप्लीमेंट भी हमारे पास है दो तरीके से, दो मॉडल में हमने पूरे मॉडल को, एक बुक मॉडल में और एक नोट्स मॉडल में। पहला बुक मॉडल, मतलब जैसे बुकिश होता है, आप रीडिंग करिए ताकि एक समझ बने। अब आपको जो अब मैटर मिलेगा अगले 3-4 यूनिट का, वो नोट्स मॉडल में मिलेगा आपको। दोनों मॉडल में पैरेलल उसको बना रखा है हमने। यदि रिक्वायरमेंट होगी, जहां मुझे लगेगा मैं एक्स्ट्रा आपको कर दूंगा, तो इसलिए मैं भी कुछ पढ़ने के लिए नहीं कहता हूं आपको, क्योंकि आपको समझना है ना। जैसे नरम दलियों की घटना गरम दलियों को लेकर के आ रहा है, गरम दलियों की घटना क्रांतिकारियों को लेकर के आ रहा है, तो अब क्रांतिकारी कह रहा है बाद में पढ़िए, अब इसके बाद गांधीवादी पढ़िए, ऐसे कैसे पढ़ लें, ठीक है। तो हम राष्ट्रीय आंदोलन को फ्लो में लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, और तब जब हम लोग पहुंच जाएंगे पार्टीशन और सब
तो फिर देखेंगे कि सिलेबस का कोई हिस्सा ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। ठीक, समझ में आ रही बात ना? तो हम ऐसे पढ़ना भी चाहिए, जो पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है उसी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, बिपिन चंद्रा मॉडल, बिपिन चंद्रा की किताब इसी मॉडल पे लिखी गई है। ठीक, सिलेबस सुमित सरकार मॉडल पे है, शेखर बंदोपाध्याय मॉडल पे है। ठीक है, और पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है इंटरलिंकिंग का, वो बिपिन चंद्रा मॉडल है। ये नामकरण मैं दे रहा हूं, मतलब यूपीसी ने नहीं दिया है नाम। तो यहां पे एक सवाल हमने मुस्लिम समुदाय को, सांप्रदायिकता शब्द को आप थोड़ा इतना समझ लीजिएगा, धर्म का राजनीतिक फायदे के लिए जो दुरुपयोग किया जाता है उसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में मोटे तौर पे दो सांप्रदायिकता की बात होगी, मुस्लिम सांप्रदायिकता और हिंदू सांप्रदायिकता। ठीक, सरकार के द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, कल मैंने आपको बता दिया था। सैयद अहमद खान जो सामाजिक धार्मिक सुधारक थे, 1880 के दशक में वो सांप्रदायिक राजनीति की तरफ झुक जाते हैं। सरकार उनको ऑफर, लालच देती है कि भाई देखो मुस्लिम पिछड़ गए हैं आधुनिक शिक्षा में। फिर सैयद अहमद खान कहते हैं राजनीति में और प्रशासन में मुसलमानों की कैसे भागीदारी होगी। तो फिर अंग्रेजों ने वादा किया। फिर उर्दू हिंदी विवाद शुरू हो जाता है उसके बाद। ठीक, उसमें सांप्रदायिक दंगे होते हैं उर्दू हिंदू विवाद में, है ना। 90 के दशक की घटना है, गाय के मुद्दे पे भी थोड़ा बहुत टकराव होता है ना, 90 के दशक की ये घटना है। ठीक है, फिर आगे जब ऐसे डेवलपमेंट बढ़ता चला जाता है, लगता है कि नहीं भाई उग्र राष्ट्रवाद उभर रहा है, इसका एग्रेशन दिख रहा है, तब जब आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलने लगता है, तब आपने, मतलब आप जब कभी पढ़ेंगे आप सांप्रदायिकता के बारे में, तो मुस्लिम नेताओं का एक शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल शिमला में उस समय के वायसराय मिंटो से मिलने जाता है, और वहीं पे वो डिमांड रखता है मुसलमानों को राजनीति में विशेष महत्व दीजिए, पृथक निर्वाचन दीजिए। मिंटो ने आश्वासन दिया कुछ अच्छा ही करेंगे हम। और लौट के आने के बाद दिसंबर 1906 में, अक्टूबर में मंत्रिमंडल मिलने, मतलब प्रतिनिधि मिलने जाता है, दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग बना लिया जाता है, गठन हो जा रहा है मुस्लिम लीग का। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, और भी कुछ कुछ नेता हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ बंगाल के हैं, कुछ उत्तर पश्चिम के हैं। ठीक है, ऐसे करके बना लिया जाता है। 6 में बनता है और 1909 का अधिनियम आएगा, और 9 के अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया जाएगा। सोचिए सरकार कितनी एक्टिव है, यहाँ के मतलब पिछड़े हुए लोग चिंतित है। वो कांग्रेस 85 से चिल्ला रही है सिविल सेवा परीक्षा का भारत में आयोजन कर दो, सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। कांग्रेस चिल्ला रही है निर्वाचन करा लो, सदस्यों को अधिकार, सरकार को कोई मतलब नहीं। एक प्रतिनिधि मंडल मिलता है, 3 महीने बाद पार्टी बनती है, और 3 साल के बाद उसको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन बंगाल में चूंकि इतना ज्यादा हिंसा भड़का, मतलब गर्म दलीय आंदोलन के बाद क्रांतिकारी गतिविधियां जोरों पर हैं, मतलब सरकारी खजाने को या हथियार वगैरह को लूटने की घटना और सरकारी अधिकारियों को मारने की घटना, और भी कई कारणों से परेशान होकर अंग्रेज तय करते कि दिल्ली भागते हैं, राजधानी बनाते हैं। मुस्लिम लीग मना कर रहा है कि बंगाल विभाजन रद्द मत करो, बट सरकार ने रद्द कर दिया। बट सरकार को चिंता मुसलमानों की थी, सरकार ने मैसेज दिया कि हम वहां चल रहे हैं जहां कभी महान मुगलों का शासन। जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार मुस्लिम कार्ड खेलती थी या हिंदू कार्ड खेलती थी, बिल्कुल हमारे आज के नेता एकदम उसमें इफिशिएंट हैं। ठीक, वैसे ही वो भी मैसेजिंग का काम करेंगे, जिसको जब जैसा लगे। ठीक है, और भी आगे घटनाएं होगी। तो हमने कल आपको बस इतना बताया था कि क्यों भागीदारी कम। तो सांप्रदायिकता के क्रम में ना ऐसे फ्लो में बहुत सारी बातें समझाएंगे आपको। यहां हम मेन टॉपिक पे फोकस रख रहे हैं, और क्योंकि पढ़ने का, समझने के साथ मकसद क्या होता है हम लोगों का, इस तरह से प्लान करें कि उत्तर लिखने में थोड़ी सुविधा हो। अल्टीमेट गोल हमारा यही है, क्वेश्चन को समझ लें और उत्तर लिख लें। ठीक, पढ़ाने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, पर उत्तर लिखने में समस्या आ जाएगी। अल्टीमेट टारगेट तो हमारा उत्तर लिखना है। तो कभी, चूंकि अब ये ऑप्शनल का मामला है, तो कभी हो सकता है
केवल स्वदेशी आंदोलन में ही मुस्लिम भागीदारी पर टिप्पणी करने के लिए आ जाए, हो सकता है। तो वो आकर्षण का विषय था, मजदूरों की बढ़ती भागीदारी और मुस्लिम समुदाय की कम भागीदारी। दोनों पे कल हमने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दी थी। कहीं कहीं किसानों का मुद्दा भी उठा है, पंजाब में और बंगाल में मुद्दा नहीं उठा है, कुछ समितियां किसानों के बीच काम कर रही थी, बट किसानों की छिटपुट भागीदारी थी, कोई बड़ी भागीदारी नहीं थी। ठीक, कल हमने सामाजिक आधार भी आपको ऐसे एक्सप्लेन टिप्पणियों के साथ कर दिया था। ठीक, अब इसी में आगे ये वही फॉर्मूला जो 57 के विद्रोह में मैंने बताया था आपको। ठीक, फॉर्मूला कभी नहीं छोड़ना। क्यों? एक पैटर्न बने रहने से आप तुरंत प्रेजेंटेबल कंडीशन में आ जाते हैं। आपको एग्जामिनेशन में क्विक डिसीजन लेना होता है लिखने के लिए, तुरंत समझना और परफॉर्म करना। किताबों में, नोट्स में चाहे कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि उस 8, 10, 7 मिनट में आपने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया। तो जहां जहां पैटर्न बन सकता है वहां वहां हमेशा बनाना चाहिए पैटर्न। बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम में, हर सब्जेक्ट में पैटर्न बनते हैं। बहुत पुरानी बात है, हम लोग अपने एग्जाम के दिनों में इंडियन इकोनॉमी पढ़ते थे, उस समय योजना आयोग हुआ करता था। तो कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें योजना आयोग की क्या अनुशंसा है? आज नीति आयोग है। बजट प्रतिवर्ष तब भी आता था, अब भी आता है। ठीक, तो भाई बजट में उस सेक्शन को क्या महत्व दिया गया है? अच्छा, जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें दोनों तरह की बातें होती हैं, आकलन भी होता है और प्रोजेक्शन भी होता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है? कोई ऐसा इकोनॉमी का सेक्शन नहीं होता था मेंस में जहां तो एक पैटर्न बना करके समस्या उठाए गए, एक पैटर्न बन जाता था बहुत सारे टॉपिक में। खाका तो बन गया, अब उसको फिल करना होता था। कोई भी मेंस में इंडियन इकोनॉमी में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थोड़ी आता है। हमारे जीएस में रोजमर्रा के जीवन के क्वेश्चंस आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में थोड़े बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल चीजों की थोड़ी आपको जरूरत ज्यादा, मुख्य परीक्षा में कहां पड़ती? नहीं पड़ती है। पॉलिटी तो पूरा पैटर्न पे ही चलता है, पूरा पूरा पॉलिटी पैटर्न पे चलता है। तो आपको खुद से भी करने होंगे, क्रिएट प्लान करने होंगे आपको, है ना, सब्जेक्ट को देख करके एकदम से पैटर्न बना हुआ है। पॉलिटी संविधान को यदि आप देखोगे तो 75% तो केवल सरकार उसमें दिया हुआ है, या तो केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार या सेंटर स्टेट रिलेशन। 75% तो सरकार है उसमें। सरकार का काम करने का एक मॉडल होता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, चेक एंड बैलेंस। 3, 4, 5 मॉडल होते हैं। फिर उसमें कैरेक्टर फिट बैठते हैं, समय समय पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो, मैं जस्ट इशारा कर रहा हूं आपको, मैं पुरानी बातें कुछ ऐसे याद आ गई तो मैं, एक प्लानिंग बन जाती है उसकी पूरी। ठीक है, इसलिए बेशक सिलेबस में ज्यादा है बट उसको समेटने की कला भी डेवलप हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद जो अगला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट भी, कि स्वदेशी आंदोलन में सरकार को किस प्रकार चुनौती दी गई। तो आप देखेंगे दोनों तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से भी और हिंसात्मक तरीके से। संघर्ष का स्वरूप क्या था आप देखेंगे इसमें, अहिंसात्मक भी था और हिंसात्मक भी। पैरेलल चला है दोनों, बट चूंकि अहिंसात्मक में गरम दल का प्रभाव ज्यादा था और जितने भी युवा हैं गरम दलीय नेताओं को अपना आदर्श मानते थे, तो हिंसा की घटनाएं आंदोलन के साथ थोड़ी कम हो रही है और
7 8 तक आते आते हिंसात्मक गतिविधियां रफ्तार पकड़ लेंगी। जैसे जैसे सरकार का दमन बढ़ेगा, नेता गिरफ्तार होंगे जो गर्म दलीय नेता थे, वैसे वैसे हिंसात्मक गतिविधियों में आपको इजाफा दिखेगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। ठीक। और हिंसात्मक में 2 मॉडल, नरम दलीय तरीका भी चलेगा और गर्म दलीय भी चलेगा, और आंदोलन के दौरान ही दोनों में मतभेद भी होंगे। आंदोलन के दौरान नरम दलीय बोलेंगे कि भाई देखो, बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल में रहेगा और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार नहीं। गर्म दलीय बोलेंगे कि नहीं, ये पूरे भारत में जाएगा और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार भी होगा। गर्म दलियों के अकॉर्डिंग हुआ। यह मतभेद कांग्रेस की बैठक में भी दिखेगा। यह मतभेद 1905 और 6 और 7 में तो खास करके दिखने वाला है। ठीक, यही पॉइंट है हमारा। अगला लिखें आप, देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक एवं हिंसात्मक दोनों तरीकों से सरकार को चुनौती दी गई। सरकार को चुनौती दी गई। इसी में लिखें, अहिंसात्मक तरीके में नरम दलीय पद्धति, ब्रैकेट में कर लें आप प्रार्थना याचिका, ब्रैकेट में कर लेंगे आप प्रार्थना याचिका। अहिंसात्मक तरीके में नरम दलीय पद्धति, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एवं उग्र तरीके भी अपनाए गए। लिखें, जैसे बहिष्कार कौमा स्वदेशी, धरना, हड़ताल कौमा सरकार की खुलकर आलोचना, इत्यादि। ठीक, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, संघर्ष के तरीके को लेकर नरम दलीय एवं गर्म दलीय नेताओं के बीच मतभेद नरम दलीय एवं गर्म दलीय नेताओं के बीच मतभेद। ये बस ब्रैकेट का कभी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है या इसको अलग से भी मैं बताऊंगा, नरम और गर्म दल के बीच अंतर जब बताऊंगा तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे, नरम दलीय तरीका भी अपनाया जा रहा है, प्रार्थनिका याचिका, अखबारों में लेख, और उग्र तरीके भी अपना। उग्र तरीका में बेसिकली है बहिष्कार, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन।
स्वदेशी तो विकल्प है, उग्र मेथड क्या है? बहिष्कार। बहिष्कार छोटा शब्द है। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार है, कपड़ों का बहिष्कार, शराब, तमाम चीजों का बहिष्कार है। दुकानों पर धरना है, सरकारी कार्यालयों पर धरना है, हड़ताल है, सरकारी कार्यालयों में हड़ताल है, उद्योगों में, विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों में हड़ताल है। ये सब उग्र तरीका है, जन दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स है ये। ठीक है, तो जब मैं इसे लिख रहा हूं बहिष्कार, तो थोड़ा इसके बारे में एक विजुअल ऐसे इमेज रखना है। कभी कभी इसको विस्तार देना पड़ सकता है आपको राइटिंग में। ठीक, ये उग्र तरीके अपनाए गए, दोनों को लेकर मतभेद भी था, आगे मैं लिखा भी दूंगा मतभेद को। अगला पॉइंट लिखें। लिखें कि अहिंसात्मक तरीके के साथ साथ राष्ट्रवादी युवाओं के द्वारा राष्ट्रवादी युवाओं के द्वारा हिंसात्मक तरीके भी अपनाए गए। ठीक, हिंसात्मक तरीके भी अपनाए गए। इसी में लिखेंगे कि आंदोलन के कमजोर पड़ते ही आंदोलन के कमजोर पड़ते ही कमजोर पड़ते ही हिंसात्मक गतिविधियों में तीव्रता देखी गई। हिंसात्मक गतिविधियों में तीव्रता देखी गई। ठीक, तो अभी ये चीज था कि जैसे गांधी जी के साथ क्या होगा हम देखेंगे। गांधी जी के साथ हम देखेंगे कि हर हालत में आंदोलन को अहिंसात्मक लेकिन सब शांतिपूर्ण तरीका अपनाएंगे, केवल संवैधानिक तरीका नहीं। तो जितने भी उग्र तरीके वहां भी दिखेंगे आपको, बहिष्कार, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, घेराव, जो भी लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है वहां भी दिखेगा आपको। ठीक, ये हो गया आपका प्रतिरोध का तरीका आंदोलन में कैसा था। ठीक, अगला पॉइंट लिखें कि चूंकि प्रतिरोध का तरीका उग्र था, अतः सरकार ने भी आंदोलन के दमन के लिए कठोर तरीके अपनाए। दमन के लिए कठोर तरीके अपनाए, जैसे धरना पर प्रतिबंध, कौमा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना, शैक्षणिक संस्थाओं से निष्कासित करना, मुआवजा वसूलना, लाठी चार्ज करना, इत्यादि।
इत्यादि, है ना। तो आप देखोगे जो प्रतिरोध का तरीका है दोनों तरफ से उग्र दिखेगा, आपको सरकार की तरफ से भी उग्र दिखेगा दमन। अगला पॉइंट लिखें, ठीक है, कि आंदोलन के कार्यक्रम में सर्वाधिक बल बहिष्कार एवं स्वदेशी पर दिया गया। आंदोलन के कार्यक्रम में सर्वाधिक बल बहिष्कार एवं स्वदेशी पर दिया गया। अब कल मैं बहिष्कार स्वदेशी दोनों आपको विस्तार से बता चुका हूं, यदि जरूरत जैसी होगी आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जब स्वदेशी आंदोलन की विशेषता की बात करेंगे हम, तो अलग से हमें बहिष्कार और स्वदेशी के बारे में निश्चित तौर पे बताना पड़ेगा। अब कैसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि टॉपिक भी यही था, इस पे सवाल भी थे, तो कल हमने पढ़ा के आपको डिस्कशन भी क्वेश्चंस का करा दिया था कि देखो क्या पूछे गए हैं इस पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप कि आंदोलन के साथ या आंदोलन के दौरान गर्मदलीय नेताओं के द्वारा धार्मिक प्रतीकों का अधिकाधिक उपयोग किया गया। जैसे बंगाल में रक्षाबंधन का आयोजन, गंगा में स्नान करना, उपवास रखना, देवी को समर्पित वंदे मातरम नामक गीत का गायन, कॉमा देकर लिखेंगे आप। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का आयोजन, शिवाजी जयंती तथा पंजाब में भी आर्य समाजियों के द्वारा धर्म का उपयोग किया गया। ठीक है, अब ये देखो इंटरेस्टिंग बात ऐसे है कि जो कांग्रेस के शुरुआती नेता हैं पहले 20-30 साल वाले, वो धर्म का कहीं भी उपयोग नहीं करते थे। जो पश्चिम का मॉडल है वो मॉडल क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य का मॉडल है। तो जो नरमदलीय नेता थे वो राजनीति और आर्थिक मुद्दों पे बात कर रहे थे, धार्मिक मुद्दों को निजी मामला मानकर छोड़ दे रहे थे। बट जब गर्मदलीय नेतृत्व उभर रहा है 80-90 के दशक में, तो ये धार्मिक प्रतीकों का भी इस्तेमाल कर रहा है। धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? एक तो ज्यादातर नेताओं का धर्म से बड़ा गहरा जुड़ाव है, ठीक, नंबर एक आप देखेंगे। दूसरा,
समाज पे धर्म का अच्छा खासा प्रभाव है, इन प्रतीकों के माध्यम से अधिक लोगों को आप जोड़ सकते हैं। ये प्रतीकों का इस्तेमाल क्यों? तो इसके राजनीतिक महत्व भी, आप अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचा देंगे। अब जैसे बंगाल का विभाजन हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया कि वे दोनों बंगाल के लोग जो हैं, मतलब बताइए ना, गर्मी है आज, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है, चलने तो कोई बात नहीं है, शोर ज्यादा हो जाएगा। गर्मी तो देखो, मेरे पास तो फैन भी नहीं है, अब वो भी पता नहीं आएगा नहीं आएगा। हाँ, मत ध्यान दे इधर उधर। अब बाहर से अच्छी स्थिति है ना क्लासरूम की, कि चलें बाहर रोड पे क्लास लेने। थोड़ा तुलना करने से भी मन को शांति मिलती है, नहीं मिलती है? 10 मिनट रोड पे भी स्टैंड कर लेते तो समझ में आ जाएगा, नहीं बोले बहुत है ये तो, ठीक है, सब बंद कर दो, बस क्लास में बैठते यही बहुत है। मतलब भारतीय परंपरा में ऐसा कहा जाता है, जो ये भादों के बाद आश्विन महीना है ये, है ना, इस महीने की जो गर्मी होती है, ट्रेडिशनली कहा जाता है इसमें ही चमड़े को सुखाया जाता है चर्मकारों के द्वारा, क्योंकि इस गर्मी चमड़े को सुखाना इतना आसान नहीं होता है। इस मौसम की गर्मी इतनी खतरनाक मानी जाती है। इंडियन ट्रेडिशन में आप कभी सुनेंगे, आप कभी बड़े बुजुर्ग से, ठीक है, ये कहा जाता है, मतलब इस गर्मी को लेकर के बहुत खतरनाक गर्मी होती है ये वाली जो है ना। तो हम ये बताए थे रक्षाबंधन, जैसे हमने बताया, गंगा में स्नान लेके सौगंध कि हम ब्रिटिश वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। मां काली की भी सौगंध ली जाती थी वहां पे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर बड़ा फेमस था बंगाल में, और काली पूजा और दुर्गा पूजा बहुत फेमस है बंगाल में। तो मां काली की भी सौगंध, कुछ लोग वैसा बिंब प्रतीक लेके चलते थे, सौगंध लेके, हमने सौगंध ले रखी, ठीक, कुछ लोग ऐसा प्रतीक लेके चलते थे। ऐसे भी भारतीय परंपरा में भी या अन्य धर्मों की परंपरा में भी उपवास रखना जो है एक तरह से शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन का प्रतीक माना जाता है। उपवास रखना, गणेश जयंती का आयोजन पहले से कर रहे हैं बट बड़े पैमाने पे करना। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये जो प्रतीक है केवल महाराष्ट्र और यहां और आर्य समाजियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में, तो वहां ऐसा प्रतीक नहीं, बट अपने धर्म के प्रति गर्व का भाव। तो आपको याद होगा जब हम आर्य समाज बता रहे थे, तो आर्य समाज क्या था? बेसिकली पाश्चात्य प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी वो, तुम श्रेष्ठ कैसे। ईसाई धर्मों की गतिविधियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी वो। तो अब इसमें जितने लोगों को देखोगे, इसमें आर्य समाज का अच्छा खासा प्रभाव है इस कल्चर का। हमने आर्य समाज वहां पढ़ा, आर्य समाज का अच्छा खासा प्रभाव आप देखोगे यहां पे। अब ऐसा नहीं है कि अब गणेश उत्सव केवल महाराष्ट्र में है, गणेश उत्सव उतना ही धूमधाम से बंगाल में भी मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, वंदे मातरम अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रिय, अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रिय, कौमा गणेश उत्सव का भी अन्य क्षेत्रों में आयोजन। गणेश उत्सव का भी अन्य क्षेत्रों में आयोजन। आंचलिकता है, लेकिन केवल आंचलिकता नहीं है। हमने भी समझाया आपको, धार्मिक प्रतीकों का उपयोग जब बड़े पैमाने पर उपयोग करेंगे तो ब्रिटिश सरकार मुस्लिम नेताओं को समझाएगी। मैं कहता हूं ना, कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, देखो अब कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ रहा है। तो जो रूढ़िवादी मुस्लिम होंगे उनको ऐसा लगेगा, फिर वो दूरी, बट इनमें से कोई ऐसा नहीं नेता थे कि जो मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। तिलक कहते थे सत्ता भारतीयों को दो, अब मुसलमानों को दो, दलितों को दो, लेकिन दो भारतीयों को। अरविंद घोष या बिपिन चंद्र पाल मुस्लिम विरोधी नेता नहीं थे, ठीक है, बट सरकार इसको ऐसे नैरेट करेगी
और पढ़े लिखे मुस्लिम भी इसको अपने समाज में इस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे, मतलब अभिजात वर्गीय मुस्लिम, पढ़े लिखे मुस्लिम तो अब धीरे धीरे उभरेंगे, ठीक है, वो भी प्रचार प्रसार करेंगे कि देखो कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, अब नई व्यवस्था में कमजोर पड़ जाएंगे, हम शासक रहे हैं, ठीक है, पुरानी बातों को लेकर के, मतलब तो धार्मिक प्रतीकों का उपयोग। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें कि भारत की मां के रूप में कल्पना, भारत की मां के रूप में कल्पना कल्पना कौमा जंजीरों में जकड़ी हुई तस्वीर, जंजीरों में जकड़ी हुई तस्वीर राष्ट्रवाद को एक नया स्वर दे रहा था, एक नई आवाज दे रहा था। ठीक है, राष्ट्रवाद को एक नया स्वर दे रहा था, एक नई आवाज दे रहा था। अब तक क्या था कि अंग्रेजों ने हमें लूटा, हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं, ठीक, तो तकलीफ जिसको लग रही है। अब इन नेताओं ने अपने भाषण में कि ये जो राष्ट्र है हमारी मां है, और मां को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा है, ठीक, तो हमें रक्षा के लिए बहुत सारे काम करने होंगे। अब इसी में तिलक से पूछा गया कि आप कैसे देखते हैं आंदोलन को। तिलक ने कहा भाई ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार क्या चाहती है, आंदोलन कैसा हो। अरविंद घोष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मां के गले पे तलवार रख करके बच्चे से पूछते हो कि एक बच्चा, एक बेटा, एक बेटी अपनी मां की रक्षा कैसे करेगा, जो तरीका उसको समझ में आएगा वैसे रक्षा करेगा। इसमें कनेक्शन ज्यादा है, नौकरी नहीं मिली वो भी ट्रू है, बट इसमें कनेक्शन ज्यादा है, ठीक, वो आलोचनात्मक विश्लेषण है, बौद्धिक विश्लेषण है, पढ़े लिखे लोगों का जुड़ाव है, इसमें आम लोगों का जुड़ाव है। सनातन परंपरा में हिंदू धर्म में देखेंगे आप मोटे तौर पे दो धाराएं देखेंगे आपको, एक निराकार और एक साकार, निर्गुण और सगुण, ठीक। निराकार धारा जहां एक शक्ति ब्रह्म की कल्पना की गई है, सर्वशक्तिमान माना जाता है, भाई कोई उनकी आकृति नहीं है आप, ठीक है, और उसमें ज्ञान पे थोड़ा अधिक बल दिया जाता है। एक साकार धारा है जहां अवतार मूर्ति पूजा की बात होती है, और जहां ज्ञान हो ठीक है बट भक्ति पे अधिक बल, मास भक्ति से कनेक्ट होता है। इसको राजनीति पे अप्लाई मत करिएगा आप लोग, ठीक है, मास भक्ति पे कनेक्ट होता है सनातन परंपरा में देखेंगे तो आप, ठीक। तो अब ये था कि लड़ाई को कैसे अगले चरण में ले जाया जाए, तो गर्मदलीय नेताओं ने तमाम धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया, भारत की एक नई छवि गढ़ी यहां पे, भावनात्मक छवि, ठीक। अगला पॉइंट लिखें, देखिए इसके साथ साथ स्वदेशी भाषा, कौमा कला, लोक कथा, लोकगीत, लोक कथा, लोकगीत, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, को आधार बनाते हुए भी, को आधार बनाते हुए भी राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया गया।
ये जो भी हमने तीन बातें बताई, एक तरह की सांस्कृतिक पहलू मैं बता रहा हूं इसका, मैं इस आंदोलन का सांस्कृतिक पहलू मैं ब्रीफ में रख रहा हूं आपके सामने। धर्म वाले पहलू पे कभी देखेंगे आप, आंदोलन में धार्मिक पुनरुत्थानवाद आपको दिखेगा। पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? फिर से उसको महत्व देना, रिवाइवल करना, और उसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है। क्यों? जन समर्थन के लिए, मास कनेक्ट तभी हो पाएगा। बट उसके साथ साथ जैसे शिवाजी ऐतिहासिक पुरुष हैं, ऐसे ही बंगाल की मान लीजिए अपनी उपलब्धियां हैं, है ना, अतीत, तो उस पर चर्चा, या पंजाब, तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व पे भी बात हो रही है, अपनी भाषा पे भी बात हो रही है, चित्रकला संगीत पे भी बात हो रही है, ठाकुर मार झोली, ये सब लोक कथाओं, ठीक है, बंगाल में ठाकुर मार झोली और ऐसे करके लोक कथाओं पे, लोकगीत पे, ठीक है, ये सब तरीके अपनाए जा रहे हैं अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ने के लिए। ये आपका जो भी पॉइंट बताया हमने सांस्कृतिक पहलू था, जिसमें धार्मिक पुनरुत्थान की भी बात हो रही है। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे आप। लिखेंगे आप कि राजनीतिक, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, राजनीतिक काट के लिखेंगे आप, कांग्रेस के चरित्र में भी गर्मदलीय नेताओं के कारण कुछ परिवर्तन दिखा। परिवर्तन दिखा जिला स्तर पर, जिला स्तर पर कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। कुछ समितियों का गठन किया गया, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई गई, गठन किया गया। इसी में लिखेंगे आप, निरंतर संघर्ष, निरंतर संघर्ष, कौमा, सड़कों पर संघर्ष, कौमा, त्याग, बलिदान, साहस, से युक्त गर्मदलीय नेतृत्व, से युक्त गर्मदलीय नेतृत्व ने आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। यह भी एक बड़ा बदलाव है। अब तक 3 दिनों की राजनीति है, बंद कमरे की राजनीति है, प्रस्तावों की राजनीति है, अब सड़कों की राजनीति है, संघर्ष की राजनीति है, 365 दिन की राजनीति है, त्याग की राजनीति है, बलिदान की राजनीति है, निर्भीकता, साहस, जेल। आप जब रुक के देखोगे तो लगेगा राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा चरित्र ही बदलता हुआ दिखेगा आपको। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, यह सत्य है कि यह आंदोलन अपने प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया
नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसका प्रभाव आगामी आंदोलनों पर दिखा। आज के गांधीवादी आंदोलन पे आपको खूब दिखेगा ये। गांधीवादी आंदोलन पे स्वदेशी आंदोलन का अच्छा खासा प्रभाव दिखेगा आपको आगे जब हम पढ़ेंगे तो।